रावल का युद्ध भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है और ये टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास का। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे मुगलों का जो शासन है वो कैसे इस्लाम धर्म का आगमन पहली बार हुआ। रावल का युद्ध पहला ऐसा युद्ध है जिसे अरबों का पहला सफल आक्रमण माना जाता है। 712 ईस्वी की ये बात है। शुरुआत करते हैं। 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी। हीरा नामक गुफा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या कहा था, याद होगा आपको, यदि याद हो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये कुरान की मुझे इस गुफा हीरा गुफा में मुझे कुरान की ये किताब मिली है और इस किताब में लिखा है कि इस्लाम धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना है। अब भैया जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा ना तो कहाँ होगा, आप जरा समझो। उस समय की स्थिति देखो, भारत में यहां से कोई आ नहीं सकता। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मतलब ये पूरा क्षेत्र पैक है आपका समुद्र से। इस तरफ अच्छा खासा हिमालय है। तो केवल दो रास्ते आपके पास हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान का रास्ता जो समुद्री सीमा से नहीं लगा है। तो भारत में आप याद करके देखो तो जितने भी लोग आए हैं, आप बहुत शुरुआत में जाओगे, ईसा पूर्व में जाओगे तो कौन आए थे, आपको याद होगा, आर्य आए थे। तो आर्य भी कहां से आए थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे। तो ये वाला रास्ता खुला हुआ था अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो इसी के साथ यहीं से आए थे जिनका नाम क्या था, अरब का आक्रमण या अरबी आए थे। अब पहला जो युद्ध होता है वो होता है दो लोगों के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। इनकी कहानी आज बहुत अच्छे से समझना, बड़ी मजेदार कहानी है किस तरह से युद्ध हुआ। डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध नहीं किया, पहले उसने दो क्षेत्रों पर किया, देवर और निरोण और भी क्षेत्रों पर हमला किया। फिर उसके बाद जो हमला किया वो किस पर हमला किया, दाहिर के राज्य पर हमला किया। तो दाहिर जब राज्य पर हमला किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन एकाएक इनका हाथी जिस पर ये सवार थे वो चोटिल हो जाता है और हाथी एकाएक मैदान से बाहर हो जाता है। तो सेना को ये मैसेज चला जाता है कि शायद से राजा संकट में है, क्लियर है, और सेना डिमोटिवेट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही सेना डिमोटिवेट होती है लेकिन राजा तो जिंदा है, तो ये युद्ध बड़ी मुश्किल से 2 दिन चलता है और 2 दिन बाद राजा की भी क्या हो जाती है, उसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुनो, ये रावल का युद्ध कहलाता है। किस किस के बीच में हुआ, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध, रावल का युद्ध। आगे जब ये युद्ध हो जाता है तो इनकी जो पत्नी रहती हैं वो पहली बार जौहर करती है, मतलब पहली बार इतिहास में जौहर के प्रमाण किसने किए, तो राजा दाहिर की महारानी ने पहली बार जौहर किया था भारत के इतिहास में, जिसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये एक समर्पण का भाव था उस समय का, है ना, कोई प्रेशराइज नहीं करता था, लेकिन चूंकि अपनी आबरू बचाना होती थी इस वजह से। कहानी आगे बढ़ती है तो इतने आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से समझो कहानी आगे कैसे बढ़ती है और मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे होता है। मोहम्मद बिन कासिम का दिमाग ये चलता है कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं, राजा दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं। वह सोचता है कि मैं अरब के उस समय जो खलीफा थे उनका नाम था वाजिब अली, कि वाजिब अली को ये भेंट करूंगा इनको तो वाजिब अली मुझ पे और खुश हो जाएंगे। एक तो मैं युद्ध जीत गया हूं और दूसरी बात मैं इनको भी ले जाऊंगा तो वाजिब अली बहुत खुश हो जाएंगे। ये दोनों पुत्रियां अपने आबरू बचाने के लिए एक रचना करती हैं, क्योंकि ये चिड़ी भी रहती हैं और इनको बदला भी लेना पड़ता है। तो जैसे ही ये दोनों पुत्रियां, भारतीय पुत्रियां वाजिब अली के पास जाती हैं तो वो कहती हैं कि आप मेरा कुछ उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी आबरू इनने पहले ही अलग कर दी है, नहीं अलग कर दी है, क्लियर है, मुझे अपमानित कर दिया है, क्लियर है। तो अब आप समझ जाओगे क्लास की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो जैसे ही वाजिब अली को ये पता चलता है तो तुरंत ही मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है। मोहम्मद बिन कासिम अपनी सफाई देता है, लेकिन वो वाजिब अली उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। बाद में वो इससे जघन्य हत्या इतिहास में नहीं मिलती, सबसे बेकार हत्या या सबसे बेकार जो मृत्यु है वो मिली थी मोहम्मद बिन कासिम को।
वाजिब अली एक बैल को बुलाता है, उसका पूरा मांस खाल अलग कर देता है और केवल मांस और लाल लाल रक्त होता है उसको बचा देता है और उसका सिर उसी में दफना देता है और उसी से तड़पते तड़पते उसकी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य अगले जो शासक की बात करते हैं जो भारत पर आया था, जिसका नाम है महमूद गजनी या महमूद गजनबी, दोनों बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये जो व्यक्ति है ये इसलिए भी पूछा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने 17वीं बार आक्रमण किया। अब इनके कारणों पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन कल्पना करो जरा, कोई व्यक्ति इतना भी कर सकता है कि वो 17 बार आक्रमण कर रहा है और 17वीं बार परास्त होता है, जो कि किसी राजा से परास्त नहीं होता। ये व्यक्ति जो परास्त होता है वो खोकर और जाटों से पराजित होकर 17वीं बार हारता है। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्या क्या है। तो भारत में इसको यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि इसे ऑलरेडी पहले से प्राप्त थी। आगे बढ़ते हैं, और सुल्तान की उपाधि धारण इसने खुद की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला ऐसा शासक था, महमूद गजनबी। क्लियर है। अगले 16वीं बार जो 16वां आक्रमण है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किस पर हुआ। तो 16वां जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ जो मंदिर है, जो सौराष्ट्र के गुजरात, वर्तमान गुजरात में है, वहां पर हमला हुआ था और लगभग 20 लाख दीनार ये लूट कर चला गया था। अब इसको जरा समझो, भारत किस स्तर पर था। एक व्यक्ति है थॉमस एंड मेडिसन, इन्होंने अपनी एक अर्थशास्त्र पर निकाला है 1000 ईस्वी से 2017 तक का, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत 1000 ईस्वी से लगभग 1700 मतलब 1000 से लगभग 1700 ईस्वी मतलब 700 ईस्वी के पहले पहले तक की स्थिति अगर उन्होंने बताई है कि कुल जो भी जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत का परसेंटेज था 35%। 35% था, जो कि वर्तमान में अमेरिका का अभी भी नहीं है। वर्तमान स्थिति में भी अमेरिका जो सबसे बड़ी कंट्री है या पैसों के मामले में है, वो 35% नहीं लिया है, सोचो आप। और भारत था, तो समझ सकते हो कि जो भारत पर पैसा जो था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमेशा नजर जो है अंग्रेजों की या मुगलों की या सुल्तानों की या सल्तनत काल के बहुत सारे लोगों की, हमेशा यमन बहुत सारे लोग आए हैं, यूनानी, इन सब की नजर भारत के धन पर लगी रहती थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके दरबार में कौन कौन थे? फिरदौसी, उल्वी और फारूकी, और सबसे इंपॉर्टेंट थे अलबरूनी, जिनका जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो अलबरूनी की किताब और हिंदी में लिखा है। अलबरूनी और आगे क्या लिखा है, उन्होंने थोड़े से वो ज्योग्राफिकल भी थे, उन्होंने ये लिखा था पहली बार भारत में कि भारत के जो निर्माण हुआ है, भारत में पहले समुद्र था और इसका निर्माण जो है अवसाद से, नदियों के अवसाद, मलबा से बना है ये। क्लियर है। तो अभी भी मानते हैं कि जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, वो सारे अवसाद से ही बने हैं। खैर अब कारणों पर चर्चा करते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति 17 बार आक्रमण करता है तो निश्चित रूप से उस समय सैनिक का गठन बहुत अच्छे से नहीं रहा होगा, एक बात। दूसरा, राजनीतिक भी नहीं रहा होगा, राजनीतिकता की भी एक ये खामी हो सकती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही थी, एकता की, उस समय एकता नहीं रही थी। एक्चुअल में राज्य इतने बढ़ गए थे कि क्या ना बताएं। कल की भी, इससे पहले जो मैंने अभी जो क्लास ली है, जो क्लास शुरू की थी, उसमें मैंने आपको राजा दाऊद की कहानी बताई थी। उसमें भी आपने देखा कि जब उनके शुरुआती क्षेत्रों पर हमला होता है तो वो नहीं बोलते। तो तीसरी जो बात है वो है एकता की। ठीक है। अंत में मैं बता चुका हूं कि इसका जो अंतिम और 17वां युद्ध है वो कैसे हुआ। जब ये सोमनाथ मंदिर से ये दीनारे ले जा रहा था, तब उसका रास्ता अवरुद्ध किया था खोखर और जाटों ने। बाद में इन्हीं से 17वां युद्ध होता है और वह परास्त होता है, और इस तरह से महमूद गजनबी का इतिहास समाप्त होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको महमूद गजनबी या महमूद गजनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल मिस मत करना। पृथ्वीराज चौहान की है ना, कैसे कैसे तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और भी है चंदावर का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट कहानी है कल की, बहुत ही महत्वपूर्ण है कल की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।